मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई है और बारिश के बाद शहर के हालात बिगड़ गए हैं। जगह जगह बड़े ट्रैफिक जाम लग गए हैं। कई इलाकों के अंदर पानी भर गया है सड़कों के ऊपर और जो लोकल ट्रेन सेवा है वो भी बाधित हुई है। देर से चल रही है लोकल। दादर, चेंबूर, वडाला, सायन सब जगह पानी भरने की सूचनाएं आ रही हैं और मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मतलब मुंबई में तेज बरसात हो रही है और आगे भी लगातार तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। तो मुंबई में इस वक्त हालात जो हैं वो खराब हो रहे हैं बरसात की वजह से। और अब सब जानते ही हैं हमारे तो जो मेगा सिटीज़ हमारी हैं वो बरसात जो है कितनी झेल पाती हैं वो आपको तस्वीरें बता ही रही हैं। बारिश हुई और मुंबई के फ्लाईओवर पर लंबे लंबे सड़कों पर जो है जाम लग गए। हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ मुंबई से जुड़े। क्या खबरें मिल रही हैं अलग अलग हिस्सों से मुंबई के, साकेत आपको? बिल्कुल, देखिए मुंबई के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और जिस तरह से आप देखिए कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस वक्त आप कैमरा के माध्यम से जो विजुअल्स देख रहे हैं ये अंधेरी के वीरा देसाई का इलाका है पूरा, और आप देखिए कि इस इलाके में जिस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है और हर तरफ आपको जहां तक नज़र जो है वो जाएगी वहां तक आपको केवल पानी ही पानी और ट्रैफिक नजर आएगा। गाड़ियां भी आप देखिए कि किस तरह से गहरे पानी में डूबी हुई हैं। अब आपको बता दें कि ये कोई न तो समंदर के पास का इलाका है न तो कोई बहुत डाउन लाइन इलाका है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस, चाहे आप बात करिए यशराज प्रोडक्शन की, धर्मा प्रोडक्शन की या बड़े दफ्तरों की, तो यहाँ पर जितने भी कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं ये भी यहीं से महज 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज में है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप देखें तो जिस तरह से गाड़ियां लबालब पानी में डूबी हुई हैं, इसी प्रकार के हालात मुंबई के कई जगहों पर देखने को आपको मिल जाएंगे। अगर बात की जाए दादर, वाकोला या फिर सीएसटी का इलाका जो कि इस इलाके से थोड़ी दूर की तरफ है, वहां पर भी इसी प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं। कई जगह से जो विजुअल्स, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से बच्चे कहीं पानी में अटके हुए हैं। दूसरी तरफ आपको एक ऑटो रिक्शा दिख जाएगा जो अब इसके आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मुंबई में बनी है, खासतौर पर मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अलर्ट जारी किया था कि जिस तरह से बे ऑफ बंगाल में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है उसकी वजह से अगले कुछ दिनों तक मुंबई के लिए भारी रहने वाले हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप घर से निकल रहे हैं तो इस बात का पूरा प्रिकॉशन लें कि किसी भी निचले इलाके में आप जाने की कोशिश न करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। और ख़ासतौर पर वो इलाके जहाँ पर जो पहाड़ से थोड़े से निचली तरफ जाते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आप आगे तक भी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से घुटनों तक पानी में लोग डूबकर अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो ये एक आम सड़क है, लोगों की गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश रुक रुक कर एक के बाद एक हो रही है। और यही कारण है जिसकी वजह से मुंबई में देखिए इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। ऑटो रिक्शा हो, जो गाड़ियां हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, वो भी जगह जगह पर फंसी हुई नजर आ रही हैं। और इसी तरह के विजुअल्स आपको मुंबई के लगभग सभी लोकेशन से देखने को मिलेंगे। आप देखिए चारों तरफ जहां तक आप नजर घुमा सकते हैं, जहां तक कैमरा पहुंच सकता है। ठीक है साकेत अंधेरी में है, आप सड़क देख ही सकते हैं पानी में डूबी हुई। और राजेश कुमार भी हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़े हैं, वो गांधी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं। आपके पीछे भी मुझे खूब जबरदस्त पानी पड़ा हुआ नजर आ रहा है सड़कों पर। राजेश? बिल्कुल, देखिए गांधी मार्केट का इलाका है सर, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं और साथ ही बता दूं कि इस वक्त मुंबई का हाल क्या है। पानी भरा है, सड़कों पर ट्रैफिक है और जगह जगह पर गाड़ियां बंद पड़ी हुई हैं। अगर कुल मिलाकर 2-3 शब्दों में मैं मुंबई की स्थिति इस वक्त बयान करूं तो मुंबई रुकी हुई है। फिलहाल मुंबई इस वक्त रेंग रही है, भागने दौड़ने वाली मुंबई जो है इस वक्त रेंग रही है। और अभी बरसात पिछले आधे घंटे से थोड़ी कम हुई है, इस वजह से आपको सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई थोड़ी बहुत दिखाई भी दे रही हैं। आज सवेरे जब मुंबई के उठे तो ऑरेंज अलर्ट था, इसलिए काम पर निकले, लेकिन 10 बजते बजते बरसात इतनी तेज हुई सौरभ कि मौसम विभाग ने इसे बदलकर रेड अलर्ट कर दिया। और तकरीबन मुंबई के जो भी इलाके हैं, या हम दक्षिण मुंबई की बात करें, ईस्टर्न सबर्ब्स की बात करें या वेस्टर्न सबर्ब्स की बात करें, तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात सवेरे 8:30 बजे से लेके अब तक रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि जगह जगह पर जल जमाव आपको देखने को मिल रहा है। बीएमसी बड़े बड़े पंप के जरिए पानी को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन समंदर भी उफान पे है, इस वजह से पानी निकल नहीं पाता और पानी जो है वो शहर में ही रह जाता है। तो फिलहाल ये सायन का इलाका है, सायन के आगे आपको हिंद माता दादर का इलाका है, वहां पर भी स्थिति कमोबेश यही है।
मुंबई में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई, यानी कि हाफ डे कर दिया गया। स्कूलों से बच्चों को घर भेज दिया गया। घर भेजने के दौरान कई जगह पर हमने ये देखा कि बसें खराब हुई हैं, बच्चे अटक गए। उन्हें पुलिस के जरिए या फिर बीएमसी के जरिए उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तो फिलहाल मुंबई में स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं है और अगले कुछ घंटों तक ऐसे ही बरसात होने की जी राजेश, मतलब अभी आने वाले कुछ घंटे और मुंबई कर्ज पर भारी हैं। आपका और साकेत का फिलहाल शुक्रिया तस्वीरें पहुंचाने के लिए व्यूअर्स तक। क्या हाल है हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए, और किसी की सरकार आ जाए, बीएमसी किसी के पास चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीएमसी के भ्रष्टाचार का नमूना है। 75,000 करोड़ का बजट है बीएमसी का। सिर्फ मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 75,000 करोड़ का बजट है। और क्यों वहाँ के नेता लोग कहते हैं कि भाई मुझे विधायक मत बनाओ, मुझे तो बीएमसी का कॉर्पोरेटर बना दो। क्यों वहाँ के नेता कहते हैं कि भाई मुझे कैबिनेट का मंत्री नहीं बनना है महाराष्ट्र का, मुझे बीएमसी का कमिश्नर बना दो। क्यों वहाँ का विधायक कहता है कि भाई मुझे आप कोई किसी कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मत बनाइए, मुझे आप स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दो बीएमसी का। ये 75,000 करोड़ का जो लूटपाट होता है सालों से बीएमसी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसका नतीजा है कि आज वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ से पानी निकल गया। अब तो कॉर्पोरेशन कमिश्नर का रूल है, वहाँ तो अभी इलेक्शन भी नहीं हुआ है, 3 साल से चुनाव नहीं है, 2022 में खत्म हो गया है। भूषण गगरानी अभी म्युनिसिपल कमिश्नर है वहाँ पर। और इस तरीके से इतना बड़ा पैसा है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने 20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि आप इसको बेहतर बनाइए, पानी की व्यवस्था, बारिश आने वाली होगी। क्या मेन एरिया के अंदर ही इतना मेन एरिया है, वहाँ सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वीआईपी रहते हैं। अमिताभ बच्चन जहाँ रहते प्रतीक्षा में, उनका आधा बंगला पिछली बार सारी सड़कें डूबी हुई हैं, सारी जगह इंक्रोचमेंट हो गया, कोई लाइन नहीं है। कहा गया था कि लंदन जैसा जो सिस्टम है कि कितना भी पानी पड़े पूरा पानी अंडरग्राउंड निकल जाएगा। अब तो पता नहीं, ये हम लोग इतनी बहस इस पर करते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, इसका कोई असर भी पड़ता है किसी पर? नहीं सर, हर साल कॉर्पोरेटर और कमिश्नर घूमने जाते हैं लंदन कि वहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख के आएंगे। हर साल जाते हैं और हर साल उसका स्टडी कर आते हैं और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। इसीलिए तो नहीं जानबूझ के खराब रखते हैं, फिर लंदन कैसे जाएंगे? ये बात भी हो सकती है। नहीं, लेकिन जब लंदन की सड़कों पे पानी इकट्ठा नहीं होता तो क्या स्टडी करके आते हैं वहाँ? ये कितना पानी पड़ने के बाद पानी निकलता कैसे, और वो कुछ इंप्लीमेंट यहाँ हो नहीं रहा है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कभी लंदन डूबे तो हम जाके देखें कि इनका क्या गड़बड़ हुई। ये हो सकता है। हर्ष जी की राय थोड़ी सी चर्चा तो आ गई, लेकिन ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए ना कि जहाँ समुद्र का पानी नहीं आता, जहाँ खूब जगह, वहाँ डूबे जा रहे हैं हम लोग। मुंबई पर इतनी चर्चा कर नहीं, लेकिन ये वो वाला इलाका नहीं है। इलाका तो मुंबई तो इतना ही है ना सर। आप दिल्ली की बात करना चाहते हैं? दिल्ली का मेट्रो ब्रिज नहीं डूबा सर। मुंबई जो है जिस तरह से बसा हुआ है, बहुत पहले ये बात कही गई, तो कहीं न कहीं जाके वहाँ के कंस्ट्रक्शन, वहाँ के पॉपुलेशन, उस सब पर रोक लगानी होगी। सींग की तरह ऐसे बिल्डिंग उठाती है और उसके बाद आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो रोक लेंगे। बगल में समुंदर है, अगर हाई टाइड आ गया तो आप कितना भी बड़ा इंतजाम कर लीजिए, वो नहीं रुकने वाला है। कहाँ जाएगा? पानी निकाल के भेजिएगा कहाँ? पूरा आपका जो मुंबई है वो तो ऐसे बसी हुई है, पूरी मुंबई के किनारे तो समुंदर है, आप लेके जाइएगा कहाँ? तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जो बड़ा प्लान बनना चाहिए था वो नहीं बन रहा है। रियल एस्टेट और बिल्डर हर दूसरे दिन वहां जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाता। अभी तो फिर भी बहुत अच्छा बन गया, वो कोस्टल रोड बन गई, टनल बन गई, फ्लाईओवर बन गया, वरना तो कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आज की उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस अब तेज होती दिखाई दे रही है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कल इसका ऐलान किया गया बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद, लेकिन विपक्षी गठबंधन ने अभी तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है। आज शाम 5:30 बजे इंडिया ब्लॉक की एक बैठक होगी, उसमें शायद इस पर नाम तय हो। इस बीच खबर यह आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के कई नेताओं को फोन किया और सीपी राधाकृष्णन जी के नाम पर समर्थन मांगा। सरकार ये चाहती है कि ये चुनाव आम सहमति से हो जाए, चुनाव की नौबत ही ना आए, आम सहमति से उपराष्ट्रपति बना दिए जाएं। राजनाथ सिंह जी ने खासतौर पर सोनिया गांधी को, एमके स्टालिन को और नवीन पटनायक को फोन किया। विपक्ष के बाकी कुछ और नेताओं से भी वो बात कर रहे हैं और सरकार की कोशिश है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव निर्विरोध हो जाए और उसके लिए ही विपक्ष से बातचीत की जिम्मेदारी राजनाथ जी को दी गई है। हालांकि शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने राधाकृष्णन जी की तारीफ तो की, इसके बावजूद यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि उपराष्ट्रपति के लिए इलेक्शन तो होकर रहेगा। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो अब जुड़ रहे हैं। क्या कोशिश और कवायद चल रही है सरकार की तरफ से देवेंद्र इस पर?
और सर पहली चीज़ तो सौरभ पोस्चरिंग को लेके है। जैसे विपक्षी दलों से अगर सोनिया गांधी हो या फिर नवीन पटनायक हो या एम.के. स्टालिन हो, इन सब से अगर राजनाथ सिंह बात कर रहे हैं तो बीजेपी को बखूबी मालूम है कि उस बातचीत करने का कोई मतलब नहीं होगा रियल टर्म में और वोटिंग के लिहाज से कि चुनाव होना ही होना है। बट कम से कम पब्लिक पोस्चरिंग ये ज़रूर की जा रही है बीजेपी के द्वारा कि वो एक सबकी सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके तहत इस काम को किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो अंदर खाने की कोशिश है वो ये कि बाकायदा एक पूरा इलेक्शन मशीनरी सिस्टम बना दिया गया है। जैसे ऊपर राजनाथ सिंह हैं, उसके नीचे किरण रिजिजू, भूपेंद्र यादव, प्रहलाद जोशी, इन सब नेताओं को बहुत एक्टिव कर दिया गया है ताकि एक एक वोट को लेकर आउटरीच किया जा सके। और पिछली बार तकरीबन 528 के आसपास धनखड़ को वोट आए थे जब वो उपराष्ट्रपति चुने गए थे और वो एनडीए के स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा था। तो उस तरह का नंबर फिगर फिर से लेकर आया जाए, ना सिर्फ वो उपराष्ट्रपति बने बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस लिहाज से हो कि अपोजिशन कैंप में भी सेंधमारी किया जा सके। हालांकि वो काम इस बार आसान नहीं होगा पिछली बार की तुलना में और वो एक गंभीर चुनौती ज़रूर रहेगी। जैसे बीजेडी जैसे दल ही पिछली बार जितनी आसानी साथ आ गए थे, अब वो समस्या रहेगी उनके साथ, वो आना नहीं चाहेंगे। तो इस तरह का कंपल्सन ज़रूर नज़र आ रहा है पॉलिटिकल कंपल्सन। बावजूद इसके बीजेपी या एनडीए आप कहें कि अपना होमवर्क पूरा किया जा रहा है। और कल सुबह जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी एनडीए संसदीय दल की, उसमें उम्मीद जताई जा रही है कि जो कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, जो अब से थोड़ी देर के अंदर वो दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो वहाँ पे कल उस बैठक में रहें और उसके साथ ही चुनाव अभियान का एक तरीके से आगाज़ किया जाएगा इस रूप में कि हर एक सांसद के साथ, न सिर्फ दल के प्रमुख के साथ बल्कि सांसद के साथ भी आउटरीच कार्यक्रम किया गया है। और एक स्ट्रेटजी के तहत अलग अलग ग्रुप्स बांट के अलग अलग बीजेपी के नेताओं को उनकी जिम्मेदारी दी गई है कि इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे, इस ग्रुप के सांसद से आप बात करेंगे। और जो इनकी क्लीन छवि है, जैसे तमिलनाडु में भी डीएमके के एक नेता ने एक बार कहा था कि सीपी राधाकृष्णन के बारे में कि राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। तो इस तरह की जो उनकी छवि रही है, उस छवि को सहारे कोशिश ये किया जाएगा कि एनडीए का जो स्ट्रेंथ है उससे कहीं ज़्यादा वोट लेकर हासिल किया जाए ताकि ना सिर्फ उपराष्ट्रपति चुने जाएं बल्कि एक मोरल विक्ट्री इस रूप में हो कि अपोजिशन कैंप में भी हमने सेंधमारी कर दी। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरेस्टिंग जानकारी है जो देवेंद्र आपको दे रहे हैं कि कोशिश सरकार ये पूरी कर रही है कि हर किसी को रीच आउट किया जाए विपक्षी दलों में, ये जानते हुए कि कोई खास उम्मीद नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे पर साथ आ जाएगा। और संजय राउत ने तो वो बात खुल के ही कह दी जो देवेंद्र आपको बता रहे हैं। अच्छे हैं सीपी राधाकृष्णन जी, बढ़िया आदमी हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन हमारा कैंडिडेट तो उनके सामने चुनाव लड़ेगा। संजय राउत अच्छा बयान चला, हमारी पार्टी क्यों सपोर्ट करे, ये क्या सवाल है क्या? सीपी राधाकृष्णन जी महाराष्ट्र के जरूर राज्यपाल हैं, 1 साल से वो महाराष्ट्र की गवर्नर की कमान संभाल रहे हैं। बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी है। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ाने के लिए राधाकृष्णन जी ने मेहनत की है। वहाँ के पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, आरएसएस जनसंघ के साथ उनका रिश्ता है, जनसंघ के साथ काम किया है। तो पार्टी केडर के आदमी है, यो बीजेपी के कोई बाहर का आदमी नहीं है। तो अगर पार्टी केडर का आदमी इस पद पर बैठा है और जो आरएसएस से जुड़ा है, तो आरएसएस और बीजेपी में उनके नाम पर सहमति हुई है। और उनका नाम आने से जरूर महाराष्ट्र का राज्यपाल अगर उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हम खुशी जाहिर करेंगे, लेकिन चुनाव तो होगा। तो अब देखिए, नाम आ गया है, ये जीत भी जाएंगे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वही बात जो देवेंद्र ने भी कही, क्या इलेक्शन होकर रहेगा या इनके नाम पर, जैसे स्टालिन है, तमिलनाडु से आते हैं ये, तो उनके ऊपर एक प्रेशर तो होगा कि आप तमिल व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है तो वो उसका विरोध क्यों करें। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है अपोजिशन के खेमे में कोई टूट होगी? सर इतने बड़े देश के कद्दावर नेता संजय राउत अगर कह रहे हैं तो हमें तो लगता है उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी पार्टी जितनी गंभीरता से उनको लेती है उससे ज़्यादा उनको पूरा राष्ट्र गंभीरता से लेता है। और आईएनडीआई एक गठबंधन के एक तरह से प्रवक्ता के तौर पर वो अपनी बात रखते हैं। तो अगर इतना बड़ा नेता कहे तो हमें मान लेना चाहिए कि भाई चुनाव होगा, चुनाव होना भी चाहिए। चुनाव में बीजेपी को भी, अब देखिए अभी मैं देवेंद्र जी को सुन रहा था, ये तय परिणाम मालूम है सबको, बावजूद इसके आउटरीच प्रोग्राम करना, ग्रुपों में सांसदों को बांटना और सब करना, यही सब जो राजनीति है, इसमें सामने वाले दल को थोड़ी परेशानी होती है कि वो मैच नहीं कर पाते, क्योंकि जिसका परिणाम मालूम है उसके लिए भी पूरी मेहनत हो रही है, पूरी कवायद हो रही है, बैठक हो रही है, ग्रुपों में बांटा गया है, मंत्रियों को असाइन किया गया कि फलाने ग्रुप से आप बात करेंगे उधर। अब विपक्ष की तरफ से देखिएगा क्या होगा।
मुझे लगता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जो बार बार ये चर्चा चल रही है कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी का समर्थन घट रहा है, और तरह तरह से कई चंद्रबाबू नायडू को, जैसे अभी वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के इसके संपर्क में, हॉटलाइन में, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस तरह से लड़ेगी कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को और मजबूती से स्थापित करेगी। जो 422 दिखा रहे हैं आप अभी और 312 विपक्ष का, मुझे लगता है ये 312 थोड़ा कम होगा और 412 थोड़ा और बढ़ेगा, जिससे एक नैरेटिव सरकार की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतों से जीते। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फेंस सिटर्स हैं हमारे यहाँ, या जो सो कॉल्ड न्यूट्रल पार्टीज हैं, जो पूर्व में अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ खड़ी रही हैं, वो इस मुद्दे पर भी साथ आए, और विपक्ष के इंडिया ब्लॉक के भी किसी एक आध घटक को तोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी विक्ट्री मानी जाएगी इंडिया की। विजय जी, बिल्कुल ऐसी एक्सरसाइज है। राजनाथ जी को जिम्मेदारी दी गई है, राजनाथ जी उसको हेड कर रहे हैं पूरी टीम को, और सारे मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। स्टालिन साहब के साथ तो कल ही बैठक उन्होंने की, मतलब अनाउंस होने के बाद सबसे पहले उन्होंने फ़ोन पर उनसे बात की है। और जो मुझे जानकारी मिली कि स्टालिन साहब ने इंडिया ब्लॉक को कहा है, शायद खरगे साहब से बात हुई, मुझे नहीं पता किससे बात हुई है, कि अब तो या तो डीएम के तमिलनाडु से कोई उम्मीदवार बनाया जाए। अच्छा देखिए, तो ये इतना दबाव तो आ गया उन पे, क्योंकि नहीं, उनके लिए प्रेशर की बात है ना कि डीएम के जो है तमिलनाडु के उम्मीदवार के खिलाफ खड़ी हो, कैसे जाए, तो वो एक मुश्किल काम है उनके लिए। और उन्होंने कहा कि हम ऐसा उम्मीदवार खड़े हैं जो एडीएम के भी 4 उम्मीदवार है, वहाँ पर 4 एमपीज हैं, डीएमके के 32 एमपीज हैं वहाँ पर, 22 लोकसभा में, सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे बड़ा पार्टी है ना इंडिया गठबंधन की, तो 10 वो हैं राज्यसभा। सीपी राधाकृष्णन जी दिल्ली भी आ गए, उसकी तस्वीर भी आप देखिए, उनको आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलना है, और अभी जो जानकारी आपको दी, अलग अलग सांसदों से भी वो जो है मुलाकात, सबसे मुलाकात इलेक्शन में इलेक्शन एजेंट जो है नॉर्मली सरकार की तरफ से आईएनबी मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो किरण रिजिजू वहाँ पर आई, किरण रिजिजू गए मैं लेने के लिए, और प्रहलाद जोशी, रेखा गुप्ता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो भी उनको रिसीव करने के लिए गई हैं। तो ये भावी उपराष्ट्रपति हो सकते हैं, मतलब इन ऑल प्रोबेबिलिटी होने ही चाहिए। भूपेंद्र यादव जी भी दिखाई दे रहे हैं। घर वर अलॉट हो जाता है क्या, जैसे राष्ट्रपति चुनाव में बिल्कुल अलॉट होता है, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के दौरान कैंप ऑफिस इनको अलॉट, जब इलेक्शन चल रहा होता है, जब इलेक्शन चल रहा होता है तो कैंप ऑफिस उनके लिए होता है। और आईएनबी मिनिस्टर जो है नॉर्मली सरकार की तरफ से इलेक्शन एजेंट के तौर पे, तब तो अश्विनी वैष्णव को होना चाहिए ना। कह रही इनके बारे में पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, तो वो पार्लियामेंट अफेयर इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां। एक तो जैसे बताया कि कोई इनके खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें 2-3 चीजें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, ये सांसद रहे कोयम्बटूर से 2 बार रहे। नहीं, महत्वपूर्ण बात क्या, बीजेपी की क्या फोकस है इस समय, तमिलनाडु जहाँ पर डीएमके एडीएमके जिसके वोट उनको कितना ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, यदि डीएमके पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करे तो क्या क्रॉस वोट किया जा सकता है। महाराष्ट्र जहाँ पर वो राज्यपाल रहे, तो शिवसेना का क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है। झारखंड पर भी आप ध्यान रखिएगा कि झारखंड में जो शिबू सोरेन साहब हैं, उनकी पार्टी क्या उनको सपोर्ट करती है कि नहीं करती, क्योंकि झारखंड के वो राज्यपाल रहे, तभी हेमंत सोरेन और इनके राधाकृष्णन साहब के बड़े अच्छे संबंध रहे, और वहाँ आदिवासियों को लेकर दोनों ने मिलकर काम किया। तो क्या हेमंत सोरेन साहब, और इसमें वो पिक्चर भी याद रखिए जो प्रधानमंत्री जी ने अभी मुलाकात की थी सोरेन साहब से, और राजनाथ जी उनके घर गए थे, शिबू सोरेन साहब के गांव में, गांव गए थे। एक चीज और जोड़िएगा कि जो इनका लिफाफा था बहुत दिन बाद खोला था राधाकृष्णन साहब ने। और दूसरी बात उड़ीसा है, जहाँ पे जेबी पटनायक साहब की जो पार्टी, ये नवीन पटनायक की बीजेडी, उस पर फोकस है। ये सारी पार्टीज, लेकिन स्टालिन वाला मामला आपने जो जानकारी दी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अब वो ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी किसी तमिल व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाए, तो उनका धर्म संकट दूर हो। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप बार बार ये कहते हैं कि हम तमिल पॉलिटिक्स के चैंपियन हैं और तमिलनाडु से एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठता हुआ दिख रहा है, तो बिना किसी संकोच के आना चाहिए। और ऐसे उदाहरण एक नहीं रहे हैं, ममता जी ने समर्थन किया था, और वो याद आता है शिवसेना ने प्रतिभा पाटिल को समर्थन कर दिया था। तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई स्टालिन को मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए। भाजपा से आप लड़ते रहिए, और अगर आपने सीपी राधाकृष्णन को समर्थन दे दिया तो आपकी वो राजनीति और ज्यादा आपको एक तरह से कहें कि आपको अवसर मिलेगा कि देखिए हमको जहां मिला वहां हमने दिया। अगर आप नहीं समर्थन देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी, और तमिलनाडु में जो 3 महत्वपूर्ण ओबीसी समाज के घटक हैं, उनमें से एक समाज से आते हैं, उसी में से एक समाज के अन्नामलाई हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों तरफ से विन विन है। अगर समर्थन मिल गया तो आप सीधे सीधे दिखाएंगे कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व था वो नेतृत्व कमजोर है। अगर उनके
जो खेमे के लोग हैं वो निकल कर जा रहे हैं, और अगर ये नहीं करेंगे तो तमिलनाडु में जाकर अपनी जो पॉलिटिकल एक तरह से कहें कैंपेन है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। पहले जैसा आपने बताया ना, पहले ये कोई नाक का सवाल नहीं होता था कि ऑपोजिशन है वो कैसे समर्थन कर देगा सत्ता पक्ष की किसी उम्मीदवार का, किया पहले, लेकिन आज वो नाक का सवाल है। निश्चित रूप से कैसे चला जाए उधर। नहीं, वैसे भी क्योंकि अब सत्ता पक्ष बहुत कमजोर नहीं, अगर आप 2017 की बात करेंगे तो उस समय सत्ता विपक्ष बहुत ज़्यादा कमजोर था, तो उस समय विपक्ष के पास कोई बहुत ऑप्शन नहीं था। इस बार कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर एनडीए के पास देखा तो 31 वोट ज़्यादा है तो जीतने वाले उम्मीदवार से। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि मार्जिन ज़्यादा बढ़े, लेकिन अब जो तमिल अस्मिता की बात जो स्टालिन करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनके लिए एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया है कि आप तमिल अस्मिता की बात करते हो। वो तो राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं, बिल्कुल, और अब ऐसे समय में तमिल व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, और रेवंत रेड्डी तो पहले ही कह चुके थे कि भाई आप हमारे यहाँ से अगर बना देंगे आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर रह चुके हैं बंडारू दत्तात्रेय जी को, तो हम समर्थन दे सकते हैं उनको। तो ऐसे स्थिति में जब उन्होंने तमिलनाडु के बड़े व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, तो अब स्टालिन किस आधार पर विरोध करेंगे, और अगले साल उनको चुनाव में जाना है, बहुत ज्यादा लंबा समय है नहीं, अगले साल इलेक्शन है, अगले साल इलेक्शन है, और अगर नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा बनाएगी कि भाई तमिल भाषा की बात करते हैं लेकिन तमिल का ये विरोध करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बड़ा एक संकट खड़ा हो गया है शिवसेना के लिए, मतलब उद्धव ठाकरे के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर को बनाया जा रहा है और आप उनका विरोध कर रहे हो। और राधाकृष्णन आपका सबसे संबंध अच्छा रहा है, जिस राज्य में वो रहे वहां भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, झारखंड में भी अगर आप देखेंगे तो हेमंत सोरेन के साथ उनके संबंध अच्छे रहे, उद्धव ठाकरे से भी इनके संबंध अच्छे रहे। जब गवर्नर बने तो उद्धव ठाकरे मिलने गए तो बहुत अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। अगर सबसे अच्छे संबंध हैं, कोई कंट्रोवर्शियल ऐसी क्या मजबूरी है कि इलेक्शन में उम्मीदवार आपको उतारना ही है इनके खिलाफ? मतलब इससे क्या प्रूव हो जाएगा? सर ये लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा इससे, कैसी बात? अच्छा, मैं ये कह दूं कि नहीं होगा चुनाव तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। और क्या सर, विपक्ष का अधिकार है, वो एक प्रोसेस है कि किसी न किसी को उम्मीदवार तो बनना पड़ेगा ना। अगर उम्मीदवार नहीं बनेगा तो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मतलब क्या है, फिर चर्चा कैसे होगी, फिर विपक्ष और पक्ष के बीच में शक्ति प्रदर्शन कैसे होगा? ये सब तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। आप लोग प्रोसेस को एक समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कंट्रोवर्शियल व्यक्ति, बिना किसी कंट्रोवर्सी के व्यक्ति आया है उसके खिलाफ कोई खड़ा ही ना हो। इसको एक बात जोड़िए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात पर, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक बात जोड़नी चाहिए कि यदि सरकार चाहती कि भाई आम सहमति से कैंडिडेट हो, तो उनको जो राजनाथ जी ने कल रात को किया है वो परसों रात को करना चाहिए था। अच्छा, कि भाई एनडीए विपक्षी दलों के साथ बात करता है कि भाई हम इस कैंडिडेट को बनाना चाहते हैं या क्या राय है, तब आम सहमति अनाउंस करने से पहले करना चाहिए। हाँ, तभी तो आम सहमति बनती है। हालांकि ये अच्छा, ये ग्रे एरिया है जो आपने उठाया, क्योंकि मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा कि नड्डा जी ने कल एक्चुअली बोला है, जब उन्होंने अनाउंस किया नाम, तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ्ते से अपने सहयोगियों से भी और विपक्ष से भी बात कर रहे थे। हाँ, तो की होगी एक हफ्ते से बात कर रहे थे, बात की होगी तो आम सहमति बनती है कि नहीं बनती, और ये ठीक है, उसमें अच्छा होता है कि सर्वसम्मति से या आम सहमति से बन जाए। राधाकृष्णन जी के लिए कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के गवर्नर जैसे नहीं रहे हैं, जहाँ भी रहे अच्छे से ही रहे हैं, ठीक ठाक से, किसी से उनकी नाराजगी नहीं हुई, तो वो होना चाहिए। और जीतने का कोई है नहीं, देखिए 31 वोट्स तो सरप्लस है ही भारतीय एनडीए के पास, और 48 वोट्स वो भी हैं जो इंडिया ब्लॉक के साथ नहीं हैं, तो 38 और 31 वोट तो पहले ही एक्स्ट्रा है उनके पास। और बाकी जो इंडिया ब्लॉक से कितने लोग आ सकते हैं, वैसे अभी रिकॉर्ड तोड़ना मुश्किल काम है धनखड़ साहब का, 346 वोट के मार्जिन से जीते थे। अच्छा।